हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली वेलकम बैक टू द आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड कंटिन्यू करते हैं आज का अपना थर्ड पार्ट। जैसे कि दो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, तो ईएमआई का पहला लेक्चर हमने ये परिभाषित किया था, डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआई, मीन्स वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसको हैं, इसके बारे में हमने डील किया था। एंड सेकंड लेक्चर में हमने ये जाना था कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं और उसका बेसिक फार्मूला हमने आपको रीड करवाया था। और पूरी इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मीन्स ओवरऑल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटेन करता है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉ। मीन्स फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि फैराडे ने क्या नियम दिए थे उसको परिभाषित करिए, या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या होता है इसके बारे में बात करिए, या फिर ओवरऑल मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ईएमआई। तो ये सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट जो कि लगभग 4 नंबर अपने अंदर गेन करता है, तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से आज का ये क्लास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंटिन्यू करते हैं अपने बिल्कुल क्लासेस को। तो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार फास्ट वे में रिकवर करवा दें, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, डोंट माइंड, बट आपको कंटिन्यूअसली बने रहना है और पढ़ना है। आप सभी को याद होगा तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते किसे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब भी कभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली स्वतः प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने से यदि परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस फेनोमिना को ही फैराडे ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, जो कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। यही फेनोमिना आपका कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। तो ये था हमारा कीवर्ड जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर हम धारा का मान परिवर्तित कर दें तो भी हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल का मान परिवर्तित कर दें तो भी हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम कॉस थीटा को वैरी कर दें तो भी हमारा ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी। और आप याद रखिएगा, कॉस थीटा के बदलने का मतलब है हम लूप को कॉन्टिन्यूसली रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, ये मेन प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हमने रीड कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन एक बार पॉइंट को कोरिलेट करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये कीवर्ड आप याद रखिएगा, फैराडेज लॉ के बारे में जो भी सारी चीज़ें थी बेसिक हमने कोरिलेट कर दिया। जब भी कभी किसी परिपथ से चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है या फिर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस केस में परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी सहायता से अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। और सेकेंड लेक्चर हमारा था कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन था किसी सतह के, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हमारी फ्लक्स कहलाती है, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इज दिस, बी ए कॉस थीटा। अधिकतम फ्लक्स बोले तो बी ए, न्यूनतम फ्लक्स बोले तो ज़ीरो। फ्लक्स हमारी अदिश राशि है, और ये कीवर्ड याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जो हमारी फ्लक्स होती है वो पॉजिटिव, ज़ीरो एंड निगेटिव तीनों होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर हमने रिकवर किया। अब आज का क्लास हमारा यहाँ से कंटिन्यू होता है, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि फैराडेज लॉ क्या क्या है। तो बिल्कुल सिंपल आप याद रखिएगा, फैराडे ने 2 नियम दिया था। ओवरऑल माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का 2 नियम दिया था, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम, जिसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। पहला नियम थ्रू स्लाइड हमने लगा दिया है, एक बार आप रीड कर सकते हैं स्लाइड के थ्रू। क्या है ये डेफिनेशन, तो आइए ज़रा इसके कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे, क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट। चलिए, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन मार्क ये उठना चाहिए कि फैराडे ने ये नियम बताए क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि फैराडे ने ये नियम बताया ही क्यों। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ दिस लॉ, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ दिस लॉ। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, तो आपका दिमाग सिर्फ खुलेगा कि हम इस लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा थिंक करना बहुत मैटर करता है। तो ये पॉइंट आप जरा अपने दिमाग से पूछे कि फैराडे का नियम हम भाई क्यों पढ़ें, सबसे पहला डिमांड क्यों रीड करें। अब आइए आंसर को समझते हैं। एक्चुअल में जब आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पढ़ते हैं तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में 2 मुख्य बातें हैं। वो क्या है, आइए समझिएगा।
जब हम चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं, मैं बिल्कुल कीवर्ड बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर कंसंट्रेट मत होने दीजिएगा। ऑन द स्क्रीन, ऑन द बोर्ड कंसंट्रेट होइएगा। जब भी हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, जब भी हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो होता क्या है, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि हमारा परिपथ बंद है, ये तो उत्पन्न हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और अगर लूप या परिपथ बंद होता है तो उस परिपथ में क्या बहती है, प्रेरित धारा। यही फेनोमेना तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। अब जरा सोचो, फैराडे के दिमाग में यही आया था कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कैसे निकालें, और दूसरा क्वेश्चन कि प्रेरित धारा की दिशा बताओ, तो इनका लॉ फेल कर जाएगा कि नहीं। भाई आप जानते हैं साइंस में जब भी हम स्टडी करते हैं तो साइंस क्या मांगती है, प्रैक्टिकल, प्रूवन, सिद्धांत, फैक्ट, यही सब तो मांगता है भाई। साइंस का मतलब क्या है, थियरी बताओ और अपने थियरी को सही साबित करो थ्रू प्रैक्टिकली। तो इनके दिमाग में यही आया कि जब मैंने अपने लॉ में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा प्रवाह होने लगती है, तो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा ना कि ये बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और हमसे प्रेरित धारा का मान पूछेगा। तो इस लॉ को बताने के लिए हम ये चीज़ पढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्यों निकालें, क्या होगा, कैसे इसको रीड करें, इसके लिए इन्होंने दो ठो लॉ बताए। क्यों, क्योंकि यही दो नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल का नियम आता है, उसके इंट्रोड्यूस करता है इन दो फैक्ट्स को, तो इनको निकालने के लिए दो लॉ इन्होंने दिए। तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट क्लियर होगा कि इनका लॉ का यूजेस क्या है। अब आइए हम इसको फिर से आगे रीड करते हैं, जो इस क्लास का मेन पर्पस है। तो फाइनली जो फैराडे का प्रथम नियम है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थ्रू स्लाइड तो हम सारी चीज़ें रीड कर लेंगे, लेकिन कुछ कीवर्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फैराडे का जो प्रथम नियम है, फैराडे फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम, या फिर न्यूमैन्स लॉ, न्यूमैन, नाम को बहुत ध्यान से पढ़ेगा, न्यूमैन का नियम। इन तीनों लॉ को सेम ही चीज़ें कही जाती हैं। फैराडेज लॉ कहो प्रथम नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम, या फिर न्यूमैन का नियम, तीनों का लॉ सेम है, जो कि स्लाइड में आपको मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। तो फैराडे का प्रथम नियम करता क्या है, ये हमारा विद्युत वाहक बल का मान देता है। मीन्स जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, इसकी सहायता से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं। मान मीन्स मैग्नीट्यूड, मीन्स परिमाण, मैग्नीट्यूड या फिर परिमाण। तो फाइनली हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण का मान हम ज्ञात करते हैं। ये है इसका यूजेस। कुछ दिमाग में गया, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवर करने का सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फैराडे का प्रथम नियम हमारा क्या है, पहली चीज़, इनका तीन नाम है, फैराडेज प्रथम लॉ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम, या फिर न्यूमैन का नियम। और इसका यूजेस क्या है,
फैराडे ने इस लॉ को इसलिए परिभाषित किया ताकि हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकें या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू बता सकें, एग्जैक्टली उसका डाटा एनालिसिस कर सकें। ये चीज़ें थी और इनके लॉ को रटने का तरीका भी आपको बताते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से लिखा जाता है, याद रखिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम स्मॉल ई से लिखते हैं, दिस इज स्मॉल ई। ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये है आपका फैराडे का प्रथम नियम, जिसे हम डेरिवेशन फॉर्म में या फिर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर्म। ठीक है, जो हमने छोटा सा त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज को हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं फिजिक्स में, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। किसी भी मान का परिवर्तन निकालने के लिए हम डेल्टा टर्म का यूज़ करते हैं इन फिजिक्स। तो ई बराबर माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस साइन जरूर लगाइएगा, नहीं तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। जैसा कि हम परिवर्तन को निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो यही फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन होल डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसी फॉर्मूले को ई बराबर माइनस ऑफ डेल्टा फाई, और अगर चक्करों की संख्या दिया हो, फेरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, होल डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये तीनों नियम आपको लिखना है एज इट इज़ एग्ज़ाम में। अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल फाइनली परिभाषा का। तो देखो, डेल्टा फ्लक्स का मतलब होता है फ्लक्स में परिवर्तन। फिजिक्स में शब्द याद रखिएगा, क्योंकि फाई का मतलब फ्लक्स, फ्लक्स के बगल में डेल्टा लगा है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में समझो। ई बराबर माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिखे हैं हमने, तो फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और इसके बगल में त्रिभुज लगा है, छोटा सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मतलब डेल्टा और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। तो हम पढ़ सकते हैं ना हिंदी में कि डेल्टा फाई का मतलब क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। और मैं 50 बार बोलता हूँ कि जब भी समय से भाग दिया जाए तो इसे हम दर पढ़ते हैं, दर या फिर समयांतराल। जब भी कभी पूरे फिजिक्स के फॉर्मूला में समय से भाग दिया जाए तो इस केस में हम इसको समय ना बोल करके दर पढ़ते हैं। तो देखो डेफिनेशन आपकी बन के तैयार। किसी परिपथ से गुजरने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, वैल्यू देता है ना, मैंने पहले बोला था वैल्यू देता है। तो किसी परिपथ से गुजरने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो ऋणात्मक, ऋणात्मक क्यों, माइनस, ऋणात्मक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही लॉ फैराडे ने दिया था। बाई फॉर्मूला आप याद रखना, कॉन्सेप्ट पूरा रिकॉल रहेगा। तो ये है आपका बेसिकली फैराडेज लॉ। लास्ट टाइम एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, ई बराबर माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, पहला स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में ई बराबर माइनस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, इसको लिख दीजिए। और अंततः लास्ट में लिख दीजिएगा कि जब फेरों की संख्या दिया हो, चक्करों की संख्या दिया हो, तो ई बराबर माइनस ऑफ डेल्टा फाई एन डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपका फैराडेज प्रथम लॉ समाप्त होता है। दो बातें आपको नई सीखने को ज़रूर मिली है, जिसको मैं बिल्कुल दावा से कह सकता हूँ। आपकी किताबों में न्यूमैन्स का नियम नहीं लिखा होगा, तो पहला सीखने वाला पॉइंट ये, इसको न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। दूसरा सीखने की चीज़ें आपको ये मिला होगा कि जब भी छोटा सा त्रिभुज बनता है तो इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं और परिवर्तन पढ़ते हैं, और परिवर्तन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाला जाता है। इट मीन्स
अगर मैं डेल्टा एफ लिख देता हूँ तो इसका मतलब F2 माइनस F1। अगर मैं डेल्टा ऑफ V लिख देता हूँ तो इसका मतलब होता है V2 माइनस V1। अगर मैं डेल्टा ऑफ P लिख देता हूँ तो इसका मतलब P2 माइनस P1। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकाला जाता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये पहला लॉ हमारा समाप्त। अब सेकंड क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का द्वितीय नियम या फिर फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। तो चलो अब इसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही आसान लॉ है, स्लाइड के थ्रू हमने ये भी लगा दिया। कुछ कीवर्ड इसका पढ़ेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। जो फैराडे का द्वितीय नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम, इसको हम लेंज के नियम के भी नाम से जानते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम कहो या फिर लेंज का नियम, और यूपी बोर्ड का ज़्यादातर जो पेपर होता है वो आपसे यही पूछता है, लेंज का नियम। तो फैराडे के द्वितीय नियम को हम लेंज का नियम कहते हैं। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है कि फैराडे साहब का पहला नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का परिमाण देता है, वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो फिर दूसरा क्यों पढ़ें? तो जो दूसरा लॉ है ये दिशा को बताता है। सर किसके दिशा को? ये कौन सा डायरेक्शन देता है? तो ये डायरेक्शन देता है प्रेरित धारा की दिशा। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ प्रश्न है। पिछले साल का आप पेपर उठा के देखिए, पूछा हुआ है कि लेंज के नियम का उपयोग क्या है, यूजेस क्या है। तो आप जवाब दोगे प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में इसका यूज होता है। अब इनका नियम क्या है? इस नियम को बहुत आपको हार्ड वे में नहीं पढ़ना है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। एक्चुअल में इस लॉ का यूजेस क्लास 12th में है, क्लास 10th के बच्चों के लिए इसका यूजेस बिल्कुल भी नहीं है। 10th के बच्चों के लिए सिर्फ ये रट्टा मात्र है, रिमेंबर मात्र है। लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसका कोई भी यूज़ नहीं है आपके लेवल पर। एक्चुअल में इसके मतलब को समझने के लिए आपको क्लास 12th में आना पड़ेगा, तब आपको इस रूल का रियल मतलब पता चलेगा जब आप लेवल की पढ़ाई पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में तो ओरल क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं भी बोल देता हूँ इसका लॉ कहता क्या है। तो फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसा होगा, यह उस कारक का विरोध करती है जिससे ये प्रोड्यूस होता है। मीन्स ये कुछ ऐसी कहानी है, ये कुछ ऐसा थीम है कि जैसे मान लो एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप डिमांड कर रहे हो, उस टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आपका मन नहीं है तो वो चीज़ें आपको मिल गई। मतलब ओवरऑल जस्ट अपोजिट कुछ कहानी। जिस समय जिस चीज़ का डिमांड है वो तो आपको नहीं मिला, आपने उसका अपोज किया, और जब आपको नहीं आवश्यकता थी तो उस टाइम मिल गया। तो मतलब ओवरऑल इस लॉ में यही कहा गया है कि प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करती है, मतलब ऑलरेडी उस कॉज का अपोज करती है जिससे ये प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअल में ये सवालों में इसका बहुत ही डीप मतलब है। इस लाइन का, लेंज के लॉ का न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा डीप इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन थियोरेटिकल वे में ये आपके समझ से अभी परे है। बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, क्लास 10th लेवल पे ये आपके समझ से परे है। जब आप इसको न्यूमेरिकल के वे में सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस लॉ का एक्चुअल यूज़ क्या है। फाइनली रिकॉल कर लीजिएगा, फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित धारा की दिशा को परिभाषित करता है या निकालता है, और इस लॉ में ये चीज़ें कही गई है कि किसी परिपथ से गुजरने वाली प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यह उस कारक का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। ऐसा कुछ फैराडे के लॉ में कहा गया है। तो सिंपली ये दो लॉ आप रिकॉल रखिएगा। और अगर मैं बात करूं
कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो के लास्ट में ये भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल एट लास्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फैराडे का प्रथम नियम है किस संरक्षण पर कार्य करता है, या फिर इसमें कौन सा संरक्षण पाया जाता है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ऊर्जा का संरक्षण नियम लगता है ओवरऑल, क्योंकि जो पहला लॉ है ये ऊर्जा के संरक्षण नियम को पालन करता है, मतलब फॉलो करता है। और जो दूसरा नियम है ये आपका आवेश के संरक्षण को फॉलो करता है। फैराडे का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर वर्क करता है और फैराडे का द्वितीय नियम ये आवेश के संरक्षण पर कार्य करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर आप बहुत पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा हुआ प्रश्न है ये भी आपको न्यू पॉइंट याद करने को मिला। फैराडे का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण नियम को पालन करता है। और फैराडे का द्वितीय नियम ये प्रेरित धारा से प्रोड्यूस होता है, और मतलब प्रेरित धारा से परिभाषित होता है, जिसके वजह से ये आवेश के संरक्षण नियम को पालन करता है या फिर फॉलो करता है। तो सिंपली बस ये दो लॉज बिल्कुल याद रखिएगा। और छोटा सा लॉ है लेंज लॉ का, मतलब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल सिंपली आप पढ़ लेंगे तो मैं राइट हैंड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं जहाँ पर थंब हमारा चालक तार के चलने की दिशा को बताता है, और ये प्रथमा उंगली जिसको फर्स्ट फिंगर कहते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हो, तो ये जो मध्यमा उंगली है ये प्रेरित धारा की दिशा को परिभाषित करता है, कुछ ऐसा है। तो मतलब ओवरऑल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको अलग वीडियो में स्पेशली बात कर लेंगे उस लॉ पर। अभी के लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना ये मैटर नहीं करता है। तो फाइनली हमारा टारगेट था आज की क्लास में कि फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को रीड करना। यहाँ पर अपने टॉपिक को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसका नोट्स बना लेंगे बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।